नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चक्रधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रशुल्क क्या है एवं प्रशुल्क के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग प्रशुल्क किसे कहते हैं? जब भी कोई वस्तु किसी देश की सीमा में आता है या किसी देश की सीमा को पार करता है तो हम लोग उस पर जो कर लगाते हैं, जो शुल्क लगाते हैं, वो प्रशुल्क कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में टैरिफ कहते हैं। तो टैरिफ जो है वो आयातित वस्तुओं पर भी लगाया जाता है और निर्यातित वस्तुओं पर भी लगाया जाता है। ये इसका एक विस्तृत कंसेप्ट है। लेकिन हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से अभी जो टैरिफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को ही हम लोग प्रशुल्क के रूप में देखते हुए हम लोग अभी आगे चर्चा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु का आयात किया जाता है और किसी देश की सीमा को वो पार करके आता है तो उस पर जो है प्रशुल्क लगाया जाएगा। आयातित वस्तुओं पर अगर लगाते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम लोग इंग्लैंड से किसी वस्तु का आयात करते हैं तो उन आयातित वस्तुओं पर भारत जो शुल्क लगाएगा, जो कर लगाएगा, वो प्रशुल्क कहलाएगा, टैरिफ कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रशुल्क के विभिन्न प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो प्रशुल्क के अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उद्देश्य के आधार पर प्रशुल्क के कितने प्रकार हैं। तो उद्देश्य के आधार पर यानी कि किस उद्देश्य से प्रशुल्क लगाए जाते हैं, इस आधार पर हम लोग प्रशुल्क का वर्गीकरण दो रूपों में करते हैं। एक होगा राजस्व प्रशुल्क और दूसरा होगा संरक्षण प्रशुल्क। राजस्व प्रशुल्क, रेवेन्यू टैरिफ किसे कहते हैं? जब प्रशुल्क लगाने का उद्देश्य जो होता है वो मुख्य रूप से राजस्व प्राप्त करना रहता है, राजस्व की प्राप्ति, रेवेन्यू को प्राप्त करना रहता है, आय प्राप्त करना रहता है, तब हम लोग जो प्रशुल्क लगाते हैं आयातित वस्तु पर उसे हम लोग राजस्व प्रशुल्क कहते हैं। यहाँ आप ये ध्यान दीजिएगा कि राजस्व प्रशुल्क जो है उसकी दर जो होती है वो कम होती है। अगर नीची दर पर राजस्व प्रशुल्क ली जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा कीमतों में वृद्धि नहीं होती है, तो इससे मांग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। पहले भी लोग जितना मांग कर रहे थे, अभी थोड़ा बहुत अगर कीमत में वृद्धि हो जाती है तो भी लोग उसकी मांग करते ही हैं। और यहाँ ये देखना है कि जितनी अधिक वस्तुओं का आयात होगा उतना ज़्यादा हमें राजस्व की प्राप्ति होगी। अगर कम वस्तुओं का आयात हो रहा है तो राजस्व की कमी हो जाएगी। तो जब हम लोग राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशुल्क लगाते हैं तो इसे राजस्व प्रशुल्क कहते हैं। राजस्व प्रशुल्क जो होता है वो नीची दर पर लगाया जाता है ताकि वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा ना बढ़े और जितना क्वांटिटी का आयात हो रहा था उतना आगे भी होता रहे और सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती रहे। तो इस प्रकार सरकार जब आय प्राप्त करने के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाती है तो हम लोग उससे राजस्व प्रशुल्क कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि संरक्षण के उद्देश्य से भी प्रशुल्क लगाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे देश में कोई उद्योग जस्ट अभी स्टार्टिंग पॉइंट में है, शिशु है, वो बढ़ रहा है और अभी वो विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लायक नहीं है। इस स्थिति में अगर विदेश से वस्तुएं आयात की जाती है जो उसकी प्रतियोगी वस्तुएं होती है, जो उसको प्रतियोगिता करती है उसके साथ में, तो क्या होगा, हमारा घरेलू वस्तु या घरेलू उद्योग जो है, जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, जो अभी शिशु है, छोटा है, बच्चा है, वो बड़े के साथ प्रतियोगिता में नहीं टिक पाएगा। क्योंकि हमारे घर में जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो इंडस्ट्री रहते हैं उससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है और उसकी कीमतें अधिक होती है। लेकिन उससे अच्छा प्रोडक्ट अगर विदेश से आ जाता है, वो भी कम कीमत पर अच्छा क्वालिटी में, तो लोग विदेशी वस्तु को खरीदेंगे। इस तरह हमारा घरेलू प्रोडक्ट जो है इसकी कोई खरीदारी नहीं करेगा और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री डेवलप होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, सरकार संरक्षण के उद्देश्य से भी प्रशुल्क लगाती है। अगर सरकार चाहती है कि हमारे देश में कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है और इसी वस्तु को हमारे देश के मार्केट में, घरेलू बाजार में लोग खरीदें,
इससे मिलती जुलती हुई कोई वस्तु विदेश से आयातित न की जाए तो उस समय सरकार जो है वो संरक्षण प्रशुल्क लगाती है, संरक्षण के संदर्भ में प्रशुल्क लगाती है। और यहाँ प्रशुल्क की दर वो बहुत अधिक लगा देते हैं, क्योंकि जब प्रशुल्क की दर बहुत अधिक लगा दी जाती है तो नतीजा क्या होता है, कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती है आयातित वस्तुओं की तो उनकी मांग जो है वो अपने आप कम हो जाती है। तो इस प्रकार अगर सरकार ये चाहती है कि फलना या कोई भी वो वस्तु यहाँ पर आयातित न की जाए ताकि हमारे घरेलू उद्योग को कोई क्षति न पहुँचे, तो वो उस पर प्रशुल्क की बहुत ऊंची दर आरोपित करते हैं, बहुत हाई रेट उनको चार्ज करते हैं ताकि उन वस्तुओं की कीमत हमारे देश में बहुत बढ़ जाए और उनको भी प्रशुल्क की ज़्यादा दर देनी, मतलब अमाउंट देना पड़ जाएगा। तो उनके लिए भी यहाँ पर वस्तु को निर्यात करना महंगा हो जाएगा। तो इस तरह सरकार एक हिसाब से संरक्षण लगाने के लिए, या ये कहें कि सरकार जब बहुत ज़्यादा प्रशुल्क की दर बढ़ा देती है तो वो निषेधात्मक प्रशुल्क हो जाता है। वो डायरेक्टली किसी कंट्री को नहीं बोल पाती है कि तुम यहाँ पर ला के अपना प्रोडक्ट को मत बेचो, लेकिन वो इतना ज़्यादा उस पर प्रशुल्क लगा देती है कि वो अपने आप ही साइड हो जाता है कि नहीं, हम फलना देश में जाके हम वस्तु को नहीं बेचेंगे। तो इस तरह से हमारे देश के वस्तु को भी संरक्षण मिल जाता है। तो सरकार जो है वो संरक्षण के उद्देश्य से भी प्रशुल्क लगाती है। संरक्षण का और एक कंसेप्ट यहाँ पर यह भी आता है कि जब सरकार प्रशुल्क लगाती है आयातित वस्तुओं पर और इससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो नतीजा क्या होता है, लोग आयातित वस्तुओं की मांग कम कर देते हैं और वो जो आयातित वस्तुओं को लेके जो वो मांग कर रहे थे वो थोड़ा डाइवर्ट होके घरेलू मांग में वृद्धि कर देता है। वो लोग विदेशी वस्तु नहीं खरीद के अपने घर की वस्तुओं को खरीदने लगते हैं क्योंकि इसकी कीमत नीची रहती है। तो इस तरह से जब सरकार प्रशुल्क लगाती है तो ये भी एक तरह का संरक्षण ही मिला हमारे देश में जितने भी उद्योग हैं, कुछ खास उद्योगों को, ताकि उनका मांग जो है घरेलू बाजार में इन वस्तुओं की ओर मोड़ा जा सके। तो ये भी एक तरीका है अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देने का। तो इस प्रकार सरकार जो है वो संरक्षण के उद्देश्य से भी प्रशुल्क लगाती है। आगे हम लोग और देखते हैं कि उत्पत्ति और निर्धारित करने वाले स्थान के आधार पर भी प्रशुल्क का वर्गीकरण किया गया है, इसको बांटा गया है। तो इसके कुछ भाग हैं जिसमें हम लोग पहला भाग देखते हैं कि मूल्य अनुसार प्रशुल्क। मूल्य अनुसार प्रशुल्क क्या होता है, जब आयातित वस्तुओं पर उनके मूल्य के अनुसार प्रशुल्क लगाया जाता है तो वो मूल्य अनुसार प्रशुल्क होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसमें से हम लोग बोल देंगे कि उसका जितना कीमत है उसका 10% 20% जो है वो टैरिफ रहेगा, प्रशुल्क रहेगा। तो इस तरह से मूल्य के अनुसार, ज़्यादा मूल्य का है तो ज़्यादा टैरिफ प्रशुल्क रहेगा, कम मूल्य का है तो कम टैरिफ रहेगा। इस तरह सरकार उसको कर सकती है। मूल्य अनुसार प्रशुल्क जो है मुख्य रूप से विलासिता की वस्तुओं पर लगाई जाती है क्योंकि उनकी कीमतें ऊंची होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे विशेष प्रकार के भी प्रशुल्क लगाए जाते हैं, जो स्पेसिफिक टैरिफ होता है। तो विशेष प्रकार के प्रशुल्क क्या होते हैं, ये वस्तुओं के आकार, प्रकार, वजन, लंबाई, गुण, उसके आधार पर जो प्रशुल्क चार्ज किया जाता है वो हो जाता है आपका विशेष प्रशुल्क, जो वस्तुओं की भौतिक इकाइयों के आधार पर ली जाती है। जैसे अगर हम लोग कुछ वजन में लेके आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 क्विंटल पर इतना प्रशुल्क लगेगा। अगर कपड़ा का आयात किया जाता है तो हम लोग वहाँ बोल सकते हैं कि नहीं 100 मीटर पर इतना प्रशुल्क लगेगा। इस तरह से तो जब हम लोग को कोई फिजिकल क्वांटिटी पर हम लोग जैसे मात्रा या बोल सकते हैं कि मीटर की वेट, ये सब के आधार पर जब हम लोग को प्रशुल्क लगाते हैं तो वो विशेष प्रशुल्क कहलाता है। या हम लोग जो भी आयातित वस्तुओं का पर क्वांटिटी पर अगर हम लोग टैरिफ लगा देते हैं कि जैसे सपोज दैट एक बाइक आ रहा है तो एक बाइक के ऊपर में इतना प्रशुल्क लगेगा। तो इस तरह भौतिक वस्तुओं की क्वांटिटी के आधार पर, दर्जन के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से या मीटर के हिसाब से जब हम लोग टैरिफ चार्ज करते हैं, कोई देश चार्ज करता है, लगाता है, तो वो विशिष्ट प्रशुल्क कहलाता है।
आगे हम लोग देखेंगे कि मिश्रित प्रशुल्क भी होता है, जब किसी वस्तु पर दोनों तरह के प्रशुल्क का मिला जुला रूप रहता है। मूल्यानुसार प्रशुल्क भी लगाया जा सकता है और विशिष्ट प्रशुल्क भी लगाया जा सकता है। दोनों में से जो सरकार को सही लगता है सरकार उसी को आरोपित करती है। तो इस तरह से मिश्रित प्रशुल्क भी होती है जो बहुत सारी आयातित वस्तुओं पर लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि देश के अनुसार भी प्रशुल्क का वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें एक कॉलम प्रशुल्क होता है। एक कॉलम प्रशुल्क हम लोग कब बोलते हैं, जब एक देश अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंध करता है और वो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग दर तय करके रखती है, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग दर तय करके रखती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खास वस्तु को जब आयात करती है तो वो दूसरे देशों के साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती है। वो अगर 4 देशों के साथ सेम वस्तु का आयात हो रहा है तो चारों देशों के साथ प्रशुल्क की दर जो होती है वो बराबर होती है। तो इस तरह से ये होता है, एक कॉलम प्रशुल्क होता है। इसे लागू करना बहुत सरल होता है और इसे कलेक्ट करना भी आसान होता है क्योंकि अलग अलग हिसाब नहीं रखने पड़ते हैं। सिंपल बात रहता है कि कोई एक प्रोडक्ट रहता है, उस प्रोडक्ट के लिए टैरिफ का रेट इतना होता है। दोहरे कॉलम का प्रशुल्क भी होता है, जब सरकार जो है वो अलग अलग प्रशुल्क को चार्ज करती है, अलग अलग प्रशुल्क लेती है, प्रशुल्क की अलग अलग दर लेती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक देश के साथ एक वस्तु के लिए वो अलग दर लेती है और दूसरे देश के साथ दूसरे वस्तु के लिए वो अलग दर लेती है। इस तरह भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से पहले ही एक अपना जो सामान्य प्रशुल्क है उसकी घोषणा वो कर देती है कि साल के शुरुआत में ही कि इस साल टैरिफ का रेट प्रोडक्ट में इतना इतना रहेगा, इस तरह से सामान्य प्रशुल्क की घोषणा कर देती है। फिर ऐसा भी होता है कि दूसरे देश के साथ में जब वो संधि करती है, कोई व्यापार समझौता करता है तो प्रशुल्क का रेट में चेंजेस हो जाता है। फिर वहाँ पर वो लोग नया रेट को डिसाइड कर देते हैं, या तो वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रशुल्क जो होता है वो सामान्य प्रशुल्क भी होता है और परंपरागत प्रशुल्क भी होता है। तो यहाँ ये देखना है कि संधि करने के बाद जो प्रशुल्क की दर जो तय होती है वो उनके आपसी सहमति के आधार पर होता है और उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर उस प्रशुल्क की दर को चेंज भी करना है तो आपसी सहमति बहुत जरूरी होती है जिन देशों के बीच में व्यापार को लेकर संधि हुई है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रशुल्क जो होती है वो अधिकतम भी होती है और वो न्यूनतम भी होती है। ये डिसाइड करता है कि एक देश का दूसरे देशों के साथ में व्यापारिक संबंध किस तरह से है, किन किन देशों को किन किन संधियों के आधार पर वो करों में प्रशुल्क में छूट दे रही है और किन किन देशों को वो नहीं दे रही है। तो मैक्सिमम कितना प्रशुल्क ले सकती है और वो मिनिमम कितना प्रशुल्क चार्ज कर सकती है। एक देश के साथ एक रेट से वो प्रशुल्क ले सकती है तो दूसरे देश के लिए वो दूसरा रेट उसको वो चार्ज कर सकती है, उस दर से वो ले सकती है। बहु या 3 कॉलम प्रशुल्क भी होता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक देश के साथ में वो एक दर का प्रशुल्क लेगा, दूसरे देश के साथ में दूसरे दर का प्रशुल्क लेगा और तीसरे देश के साथ में वो किसी तरह का प्रशुल्क ही नहीं लेगा, उसको पूरा वो टैरिफ फ्री कर देगा। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। तो वहाँ पर वो 3 कॉलम प्रशुल्क आ जाता है या मल्टीपल कॉलम टैरिफ वहाँ पर आ जाता है। ऐसा होता भी था पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ऐसे ही अधिमान प्रशुल्क लिया जाता था। कहने का मतलब है कि उनकी वस्तुएं जो है वो बिना प्रशुल्क का ही यहाँ आके बिक जाती थी। अभी भी हो रहा है, जैसा सार्क से संबंधित जो भी देश है उनके जो आपसी व्यापारिक संबंध होते हैं उनमें प्रशुल्क नहीं लिया जाता है, टैरिफ फ्री वो लोग आपसी आयात करते हैं वस्तुओं का। तो ये भी बहु मल्टीपल टैरिफ के ये उदाहरण हो सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम टैरिफ भी होते हैं और हम लोग को बहु कॉलम टैरिफ भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग प्रशुल्क के बारे में बात करेंगे वो है प्रतिशोध के आधार पर प्रशुल्क। कभी कभी ऐसा होता है कि एक देश किसी दूसरे देश से प्रशुल्क लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि ए कंट्री जो है वो बी कंट्री से प्रशुल्क ले रहा है, तो नतीजा क्या होगा, बी कंट्री का जो प्रोडक्ट ए कंट्री में बिक रहा था वो महंगा हो जाएगा, उसकी मांग कम हो जाएगी।
तो बी कंट्री में क्या हो जाएगा, निर्यात घट जाएगा, क्योंकि ए कंट्री में डिमांड घट गया है। तो बी कंट्री के आय एवं रोजगार पर इसका बुरा असर पड़ने लगेगा, क्योंकि वहां पर निर्यात जो है वो कम हो गया है। ये वन साइडेड रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रशुल्क के मामले में दोनों देश एक दूसरे से बदला लेते हैं। जैसे कि ए देश अगर बी देश का कोई वस्तु पर ज्यादा कर लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, तो बी देश भी जो है ए देश की आयातित वस्तुओं पर रिवर्स में वो भी ज्यादा प्रशुल्क लगा देगा कि हम तुम्हें इतना पे कर रहे हैं तो तुम भी मुझे इतना पे करो। तो इस तरह से क्या होता है कि वो प्रतिरोध वाली बात हो जाती है। तो इस तरह दोनों ही देशों में जो है उनका निर्यात पर इसका बुरा असर पड़ता है और दोनों ही देशों में आय रोजगार पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिरोध के आधार पर जो प्रशुल्क लगाया जाता है वो किस टाइप के होते हैं। अगर वो प्रतिरोधात्मक होंगे तो वो एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे प्रशुल्क लगा के। लेकिन अगर वो प्रतिकारी होंगे, प्रतिकारी की स्थिति में क्या होगा, उसमें आप देखिएगा कि प्रतिकारी प्रशुल्क जो होता है वो एक अतिरिक्त शुल्क होता है जो वस्तु पर लगाया जाता है, जिसकी निर्यात कीमत एक निर्यात सब्सिडी द्वारा दूसरे देश में कम कर दी जाती है। तो इस अतिरिक्त शुल्क पर उस वस्तु की कीमत को बढ़ाने के लिए ये प्रतिकारी शुल्क लगाया जाता है, ताकि आयात करने वाला देश उसी वस्तु के उत्पादकों को सस्ती विदेशी वस्तुओं के साथ संरक्षण में रख सके। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिरोध के आधार पर जो प्रशुल्क का जो प्रकार होता है वो प्रतिरोधात्मक भी हो सकता है और प्रतिकारी भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना कि प्रशुल्क क्या है और प्रशुल्क के प्रकार क्या हैं। आप प्रशुल्क के प्रकारों को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े, स्टडी करिए, तो आप और बेहतर ढंग से प्रशुल्क के अलग अलग प्रकार को समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।